पिछले एपिसोड में हम देखा कि कोरोजू शहर पर एक तूफान आया था जिससे लोगों के घर टूट गए थे और कीरी की फैमिली भी अब उन पुराने घरों में रहने चली गई थी जो कि इस टाउन में सदियों से हैं और इन्हें रो हाउस कहा जाता है। इसके बाद हम 3 लोगों को देखते हैं जो कि न्यूज रिपोर्टर्स हैं। ये लोग एक टनल से कोरोजू टाउन के अंदर जा रहे थे। उस टाउन में अब तक 6 तूफान आ चुके हैं और उसका बाहरी दुनिया से कनेक्शन कट गया था। किसी को नहीं पता कि वहाँ रहने वाले 6000 लोगों का क्या हुआ और यही पता लगाने ये लोग टाउन में जा रहे थे। इनसे पहले भी कई रिपोर्टर्स टाउन में भेजे गए थे लेकिन फिर उनकी कोई खबर नहीं आई। ये लोग जैसे ही टनल पार करके टाउन के अंदर आते हैं एक टोर्नेडो इनके पीछे पड़ जाता है और उनकी कार को उठाकर पटक देता है। इस एक्सीडेंट में ची नाम की लड़की तो बच जाती है लेकिन उसके बाकी दोनों साथी मर गए थे। ची अब मदद बुलाने टाउन की तरफ जाने लगती है लेकिन यहाँ सांस लेने में उसे काफी दिक्कत हो रही थी। ची को सड़क पर ढेर सारी कारें पलटी दिखती हैं, यानी कि इनसे पहले आए न्यूज रिपोर्टर्स का भी यही हाल हुआ है। ची अब शहर को देखती है तो वह पूरा तहस नहस हो गया था। उसे आसमान में एक न्यूज हेलीकॉप्टर दिखाई देता है लेकिन एक टोर्नेडो में फंसकर वो हेलीकॉप्टर भी नीचे गिरकर क्रैश हो जाता है। ची जब टाउन में आगे बढ़ती है तो उसे ढेर सारी लाशें दिखती हैं जो कि मलबे में फंस के मारे गए थे और टाउन के बीचों बीच उसे ड्रैगन फ्लाई तालाब नजर आता है जिसका पानी अब वर्म पूल की तरह घूम रहा था। अब अचानक ही टाउन का सायरन बजने लगता है और ची अपनी तरफ 4 टोर्नेडोज को आते देखती है। तभी ची को अपने पीछे किरी और मित्सुओ नजर आते हैं जो कि उसे छुपने को बोलते हैं। इन चारों टोर्नेडोज के अंदर 4 लोग थे जो कि इसके अंदर बटरफ्लाई की तरह उड़ रहे थे। वो लोग इन टोर्नेडोज की मदद से स्कूल की बिल्डिंग पर हमला करते हैं और उसे भी गिरा देते हैं। मित्सुओ ये देख बोलता है कि यह तो मजेदार लगता है, उसे भी बटरफ्लाई गैंग को ज्वाइन कर लेना चाहिए, लेकिन किरी उसे मना करती है क्योंकि कई लोग उस गैंग को कॉपी करने के चक्कर में मर चुके हैं। इसके बाद ची इन लोगों को बताती है कि वो टोयो टीवी की रिपोर्टर है। ये सुनकर मित्सुओ चिल्ला उठता है क्योंकि उसने इस रिपोर्टर को टीवी पर देखा था। किरी मित्सुओ से कहती है कि चिल्लाओ मत और धीरे धीरे चलो। किरी अब ची को बताती है कि इस टाउन में 6 तूफान आए थे और वो सभी उस ड्रैगन फ्लाई तालाब में जाकर समा गए जिससे इस टाउन की एनर्जी काफी अजीब हो गई है। अगर कोई यहाँ पर जोर से चिल्ला भी दे तो उसकी आवाज से एक टोर्नेडो बन जाता है। ये लोग कोई तेज हरकत भी नहीं कर सकते और इसीलिए अब इन्हें कछुए की तरह धीरे धीरे चलना पड़ता है। किरी ची को तेज सांस लेने से भी मना करती है। ये सुन ची बोलती है कि ये तो बटरफ्लाई इफेक्ट जैसा लगता है। ऐसा कहा जाता है कि एक तितली के पर की हवा भी दुनिया के किसी कोने में तूफान का रूप ले सकती है। किरी अब ची को उसी रो हाउस में लेकर आती है जहाँ ये लोग अब तक छुपे हुए थे, लेकिन अब इस घर में टाउन के बाकी लोग भी आ गए थे क्योंकि सभी के घर तूफान में तबाह हो गए थे। इस पूरे टाउन में सिर्फ यही टाउन है जिसमें ये लोग सुरक्षित हैं। ये लोग ची को देख बोलते हैं कि अब और जगह नहीं है, यहाँ से चले जाओ। किरी कहती है कि सबसे पहले तो हम इस घर में रहने आए थे, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। वहीं स्यूची बोलता है कि स्पाइरल्स ने पूरे टाउन को पागल कर दिया है। अब यह सुन एक आदमी को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो कब से यही बड़बड़ कर रहा था, इसीलिए वो शुची को उठाकर घर से बाहर फेंक देता है। वो लोग किरी के मॉम डैड को भी घर से निकाल कर दरवाजा बंद कर देते हैं। ये लोग अब सोचने लगते हैं कि वो कहाँ रहेंगे। ची बोलती है कि उन्हें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस टाउन से निकल जाना चाहिए, पर उसे बताया जाता है कि इस टाउन से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। किरी का फादर बोलता है कि मुझे तो यहीं रहकर अपने मिट्टी के बर्तन बनाने हैं। मैं फिर से अपनी भट्टी बनाऊंगा और स्पाइरल वाले बर्तन बनाकर अपनी कला को जिंदा रखूंगा, लेकिन पहले मुझे ड्रैगन फ्लाई तालाब से मिट्टी लेकर आनी होगी। उसकी वाइफ मना करती है क्योंकि वो तालाब अब एक बड़ा सा वर्म पूल बन चुका है। वहीं स्यूची अकेले में बोल रहा था कि सभी पागल हो चुके हैं और अंत के करीब हैं। ये टाउन जल्दी एक स्पाइरल में बदल जाएगा। ची तभी कुछ देखकर चिल्लाती है और उसकी चीख से एक टोर्नेडो बन जाता है। उसे वो स्नेल्स दिखाई दिए थे। किरी उसे बताती है कि ये स्नेल्स कभी इंसान हुआ करते थे लेकिन टाउन के कर्स ने इन्हें ऐसा बना दिया और अब इनकी तादाद कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। तभी मित्सुओ को कहीं से खाने की खुशबू आती है जैसे कि कोई मीट पका रहा हो। वो खुशबू का पीछा करता है तो देखता है कि ये वही टोर्नेडो गैंग थी जो कि आग पर और कुछ नहीं बल्कि उन स्नेल्स को पका रहे थे। पकने के बाद वो उसके अंदर के मांस को खाने लगते हैं। ये गैंग किरी और मित्सुओ को भी खाने के लिए इनवाइट करती है लेकिन किरी बोलती है कि वो स्नेल्स कभी इंसान हुआ करते थे। गैंग के लोग कहते हैं कि तो क्या हुआ, ये बहुत ही स्वादिष्ट हैं, तुम लड़कियां भी हमारी गैंग ज्वाइन कर लो, हम तुम्हें रानियों की तरह रखेंगे। किरी कहती है कि उसे उनकी बटरफ्लाई गैंग ज्वाइन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिस पर गैंग का लीडर कहता है कि अब हम बटरफ्लाई नहीं बल्कि ड्रैगन फ्लाई गैंग हैं क्योंकि अब हम मांसाहारी बन गए हैं। किरी का डैड इन लोगों को लड़कियों से दूर रहने को कहता है तो ये लोग फूंक मार के एक टोर्नेडो बना देते हैं जिसमें किरी का फादर उड़ के कहीं दूर चला जाता है। किरी अब एक आदमी को धक्का देती है जिससे वो भी
टोर्नेडो में फंस जाता है, लेकिन इन लोगों ने टोर्नेडो में उड़ना सीख लिया था। ये सब लोग अब अपने अपने टोर्नेडो बनाकर किरी और ची को उसमें उड़ा देते हैं। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती हैं, लेकिन उनका टोर्नेडो ड्रैगनफ्लाई तालाब की तरफ खींचा चला जा रहा था। तभी शुइची एक खंबे को पकड़कर किरी का हाथ पकड़ लेता है, जिससे वो दोनों टोर्नेडो के बाहर आ जाते हैं। लेकिन बाकी गैंग सब में रहते भाग नहीं पाती और सभी लोग अपने टोर्नेडो के साथ उस तालाब के अंदर खींचे चले जाते हैं। इसके बाद इन्हें वॉलंटियर्स का ग्रुप मिलता है, जो कि 5 दिन पहले यहाँ आए थे, लेकिन अब इसी टाउन में फंस गए हैं। इन्होंने यहाँ से बाहर निकलने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ये जिस भी रास्ते से बाहर जाने की कोशिश करते, ये वापस टाउन में ही आ जाते। टाउन की एक तरफ समुंदर है तो दूसरी तरफ पहाड़। एक आदमी ने टनल से वापस जाने की कोशिश की, लेकिन टनल खत्म ही नहीं हो रही थी और फिर वो मुड़ना शुरू हो गई और इन्हें अंधेरे की तरफ खींचने लगी। तो ये लोग वापस मुड़कर टाउन में ही आ गए। इन्होंने समुद्र के रास्ते भी निकलने की कोशिश की, लेकिन सारी बोट्स तूफान में बर्बाद हो गई थीं। तो ये खुद ही एक नाव बनाने लगे। तभी इन्हें एक और ग्रुप दिखाई दिया, जो कि नाव बनाकर यहाँ से जा रहे थे, लेकिन अचानक ही समुद्र में एक वर्म पूल बन गया, जिसने इन सभी लोगों को निगल लिया। ये लोग किरी से पूछते हैं कि वो कहाँ रहती है, जिस पर किरी बताती है कि सारे रो हाउस भर चुके हैं और उसकी मदर एक टोर्नेडो से घायल हो गई है, तो वो चल नहीं सकती। वो लोग अपने पुराने घर के मलबे के नीचे ही रुके हुए हैं। किरी की मदर पूछती है कि उसके फादर मिले क्या। किरी बताती है कि उसने बहुत ढूंढा, लेकिन उसके फादर नहीं मिले। तो उसकी मदर ये सोचकर रोने लगती है कि वो मर गए होंगे। अब तानेज़ाकी नाम का एक वॉलंटियर कहता है कि ये जगह सेफ नहीं है, शायद किसी रो हाउस में इनके लिए जगह बची होगी। तो ये उस तरफ जाने लगते हैं। इन्हें एक बात समझ नहीं आती कि कंक्रीट की बिल्डिंग्स भी तूफान में तबाह हो गई, तो ये रो हाउस अब तक ठीक कैसे है। किरी बताती है कि वो घर बहुत समय पहले बनाए गए थे, शायद इसीलिए। उसने कभी गिने नहीं, लेकिन ऐसे करीब 7-8 घर हैं जो कि पूरे टाउन में बने हुए हैं। तानेज़ाकी कहता है कि उनमें से किसी में तो जगह होगी ही, लेकिन अगर वो इतने धीरे धीरे चलते रहे तो वहाँ पहुँचने से पहले ही अंधेरा हो जाएगा। इसके बाद ये लोग किरी को अपना नाम बताते हैं और दूसरे वॉलंटियर का नाम ताकेमोतो था, जो कि यहाँ अपने रिश्तेदारों को ढूंढने आया था, पर खुद ही फंस गया। अब ये लोग बहुत थक गए थे। एक आदमी बोलता है कि उसकी पीठ पर खुजली हो रही है। जब वो लोग उसकी शर्ट उठाकर देखते हैं तो वो एक स्नेल में बदल रहा था। शुइची कहता है कि ये ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो गया है और जल्द ही ये एक स्नेल बन जाएगा। शायद वो लोग इतना धीरे धीरे चल रहे हैं, इसीलिए ये उजुमाकी का कर्स उन्हें जल्दी लग रहा है और इसीलिए अब ज्यादा लोग स्नेल्स में बदल रहे थे। शायद अगला नंबर इनका होगा। ये सुन सभी लोग डर जाते हैं और अपनी पीठ चेक करने लगते हैं। एक और आदमी था जिस पर ये कर्स लग गया था। तानेज़ाकी कहता है कि उन्हें जल्द ही किसी रो हाउस के अंदर जाना होगा। अब वही इस शहर की सबसे सुरक्षित जगह है। ये लोग अब एक रो हाउस के पास जाते हैं तो उसके बाहर पहले से ही कई लोग खड़े थे जो कि अंदर जाना चाहते थे, क्योंकि अगर वो बाहर गए तो स्नेल्स बन जाएंगे। लेकिन अंदर के लोग उन्हें साफ मना कर देते हैं, क्योंकि अंदर अब बिल्कुल भी जगह नहीं बची थी। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि वो स्नेल्स बने या कुछ और। ये लोग अब जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करते हैं तो 3 लोग अपना सर बाहर निकाल कर जोर से फूंक मारते हैं और उन्हें उड़ा देते हैं। ये लोग भी अब घर की तरफ फूंक मारते हैं और एक लकड़ी से दरवाजा तोड़ देते हैं, लेकिन फिर ये देखते हैं कि अंदर सच में जगह नहीं थी। कोई ना कोई चोरी से घर के अंदर घुसता ही रहा, जिससे अंदर इतने लोग हो गए हैं कि इनके शरीर आपस में ही उलझ गए हैं और अब ये एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रहे हैं। इन लोगों के वजन से अब घर की लेफ्ट और राइट साइड की दीवार टूट जाती है, जिससे कई लोग बाहर आ जाते हैं। तो खुद को सुरक्षित रखने के लिए वो टूटी लकड़ियों से ही घर को लंबा करने लगते हैं। ये आइडिया तानेज़ाकी को काफी अच्छा लगता है कि वो लोग रो हाउस को साइड से लंबा कर सकते हैं और वो यही करने का सोचता है ताकि उनके लिए जगह बन जाए। बाकी लोग कहते हैं कि हमें यहाँ रहना नहीं है, बल्कि यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचना है। अगर वो किसी रो हाउस चले भी गए तो उनके शरीर भी ऐसे ही उलझ जाएंगे और उनकी जिंदगी नर्क बन जाएगी। तभी एक टोर्नेडो उनकी तरफ आता है जो कि 2 लोगों को उड़ा ले जाता है। तानेज़ाकी कहता है कि वो पहले से ही नर्क में है, या तो यहाँ रहकर टोर्नेडो से मारे जाओ या फिर रो हाउस के अंदर जिंदा रहो। तभी इन्हें समुद्र में रेस्क्यू शिप्स दिखाई देती हैं। इन्हें बचाने के लिए मिलिट्री आ गई थी, जो देख सभी खुश होने लगते हैं। लेकिन फिर सभी वो सारे जहाज भी समुद्र में बने वर्मपूल के अंदर समा जाते हैं। रात हो गई थी और सबको भूख लग रही थी और तभी एक आदमी को वही स्नेल वाला मीट दिखाई देता है जो कि वो ड्रैगनफ्लाई गैंग खा रही थी। ये जानते थे कि वो इंसान का मीट है, लेकिन इनके पास कोई और चॉइस नहीं थी, क्योंकि यहाँ खाने को और कुछ नहीं है। तो ये लोग स्नेल्स का मीट ही खाने लगते हैं, जो कि इन्हें बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और ये अपने साथी ओकामोटो को देखने लगते हैं कि जब वो स्नेल बन जाएगा तो हम उसे भी पका के खा लेंगे। ये लोग किरी को भी मीट खाने को बोलते हैं। किरी को पहले तो झिझक हो रही थी, लेकिन फिर वो देखती है कि शुइची भी मीट खा रहा था तो वो भी उसके लिए मान जाती है। किरी कुछ मीट को थैले में डालकर अपनी मदर के लिए भी जाती है, लेकिन वो देखती है कि मित्सुओ अकेला ही मलबे में फंसा था। वो बताता है कि एक टोर्नेडो उसकी मदर को उड़ा ले गया और जब वो मित्सुओ की पीठ देखते हैं तो उसे भी स्नेल वाला कर्स लग चुका था। किरी कहती है कि अगर वो
मित्सुओ के स्नेल बनने से पहले टाउन से बाहर निकल गए तो वो जरूर वापस नॉर्मल हो जाएगा। तो वो वापस आकर अपने मॉम और डैड को भी ढूंढ लेगी। टनल और समुद्र से तो ये जा नहीं सकते, तो ये लोग पहाड़ों के रास्ते यहाँ से निकलने का सोचते हैं। वो लोग एक रास्ता पकड़कर उसी दिशा में चलने लगते हैं, पर शुइची बार बार कह रहा था कि इससे कोई फायदा नहीं होगा। पहाड़ के ऊपर से ये लोग देखते हैं कि सभी रो हाउस ड्रैगन फ्लाई तालाब के आसपास ही बने हैं। इन्हें तानीजाकी भी नजर आता है, जो कि एक रो हाउस को लंबा करने में लगा हुआ था। वो इन्हें देख चिल्लाकर कहता है कि मैं इस रो हाउस को बड़ा कर लूंगा, तब तुम भी यहाँ आ जाना। और उसके चिल्लाने से इनकी तरफ एक टोर्नेडो बन जाता है। तभी टाउन का सायरन बजने लगता है। टाउन में कोई बिजली नहीं है, फिर भी सायरन डेली टाइम पर बज जाता है। अब ये चलते हुए जंगल के काफी अंदर पहुंच जाते हैं। तभी इन्हें अपने सामने एक ग्रुप आता दिखाई देता है। इन्हें लगता है कि ये लोग नए लोग हैं जो कि टाउन में आ रहे हैं, पर ये टाकेमोटो और उसका ग्रुप था। टाकेमोटो उन्हें कहता है कि उन्होंने कीरी के ग्रुप को पहाड़ चढ़ते देखा था और वो उनका पीछा कर रहे थे। पता नहीं कैसे वो उनके सामने आ गए, यानी कि सारे रास्ते घूम फिर कर वो वापस टाउन की तरफ ही जा रहे थे। ये लोग अब साथ मिलकर आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे ये बड़े से सर्कल में चक्कर लगा रहे थे। सुबह तक इनमें से एक आदमी बुरी तरह से स्नेल बन जाता है, जो देख टाकेमोटो के साथी खुश हो जाते हैं। वो उसे कच्चा खाने के ही सोचने लगते हैं। वो स्नेल अब अपने शेल के अंदर छुप जाता है, तो एक आदमी उसके शेल के अंदर ही अपनी मुंडी डालकर उसे खाने लगता है। वो उसे खाते हुए खुद भी शेल के अंदर जाता रहता है और वो अकेला ही उस पूरे स्नेल को खा जाता है। बाकी लोग उसे उसकी टांग पकड़कर बाहर निकालते हैं ताकि उन्हें भी कुछ खाने को मिल सके। ची अब कीरी से कहती है कि हमें इनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि मित्सुओ भी स्नेल में बदल रहा था। ये लोग आगे बढ़ते ही जाते हैं और इन्हें एक कटा हुआ पेड़ दिखता है, जिसके स्पाइरल में शुइची को अपना फादर नजर आने लगता है, जिसे देख वो डर जाता है। ये पूरा जंगल ही अब स्पाइरल की शेप जैसा हो गया था। कुछ देर बाद इन्हें टाकेमोटो का ग्रुप फिर से मिल जाता है और वो पूछते हैं कि मित्सुओ की पीठ इतनी फूली हुई कैसे है, जिस पर कीरी कहती है कि उसने अपनी पीठ पर बैग टांगा हुआ है और वो उन्हें मित्सुओ के करीब नहीं जाने देती। शुइची मित्सुओ को अपनी पीठ पर उठाकर चलने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही मित्सुओ भी पूरी तरह से एक स्नेल में बदल जाता है और टाकेमोटो का ग्रुप उसे खाने का सोचने लगता है। ये तीनों मित्सुओ को लेकर भागने लगते हैं, लेकिन उनके सामने खाई आ जाती है। कीरी अब मित्सुओ से कहती है कि वो पहाड़ी से रेंगकर नीचे चला जाए। मित्सुओ अपनी बहन को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन कीरी मजबूरी में उसे लकड़ी से मारती है और नीचे जाने को कहती है। मित्सुओ अब ऐसा ही करता है। कीरी अब उसे वादा करती है कि बाद में वो उसे लेने जरूर आएगी। ये लोग अब आगे बढ़ जाते हैं और ऐसे दिखाते हैं कि जैसे मित्सुओ अब भी इनके साथ है। टाकेमोटो का ग्रुप इनके पास आ जाता है। वो मित्सुओ को कच्चा खाना चाहते थे, जैसा कि उन्होंने उस आदमी को खाया था। इसके बाद वो अपने शरीर को भी स्पाइरल में घुमा लेते हैं। शुइची कहता है कि इन्हें भी स्पाइरल का कर्स लग गया है। इसके बाद ये तीनों वापस टाउन की तरफ आते हैं तो देखते हैं कि रो हाउस लंबा कर करके लोगों ने पूरे टाउन में एक घरों का स्पाइरल बना दिया था। ये लोग जब पहाड़ पर थे तो इनके लिए टाइम अलग चल रहा था और टाउन में अब तक कुछ साल बीत चुके थे। शुइची कहता है कि शायद कई सालों पहले ये टाउन ऐसा ही दिखता था और समय के साथ साथ घर टूटते गए और कुछ रो हाउस ही बाकी रह गए थे और अब ये टाउन अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ गया है। ये लोग अब टाउन के अंदर वापस जाने लगते हैं। कई घरों में लोग अभी फंसे हुए थे। रास्ते में इन्हें कुछ लोगों की लाशें भी मिलती हैं जो कि मर गए थे और उन्हें घर के बाहर फेंक दिया गया। इन्हें तानेजाकी मिलता है जो कि इन लाशों को साफ कर रहा था, जो बताता है कि ये जगह एक भूल भुलैया बन चुकी है, लेकिन पूरा काम जल्दी खत्म हो जाएगा। अंदर के लोग भी घरों को लंबा करने में लगे हुए हैं। कीरी तानेजाकी से पूछती है कि क्या उसने उसके मॉम डैड को देखा है, जिस पर तानेजाकी कहता है कि उसने सुना तो था कि एक कपल ड्रैगन फ्लाई तालाब के पास मिट्टी के बर्तन बना रहा है, वो लोग जिंदा हैं। यह सुन कीरी बहुत खुश होती है। ये लोग अब तालाब की तरफ जाने लगते हैं। तानेजाकी मन में कहता है कि इस भूल भुलैया में मैं खुद आज तक उस तालाब के पास नहीं जा पाया, तो तुम क्या जाओगे। इन्हें एक जगह रास्ता बंद मिलता है तो ये टूटे घर में से जाने लगते हैं, जहाँ लोग अब भी मुरम्मत करने लगे हुए थे। अब रात हो जाती है और कीरी पूछती है कि अगर ये टाउन का ओरिजिनल फॉर्म है तो उस समय के लोगों ने इसे स्पाइरल शेप में क्यों बनाया होगा, जिस पर शुइची कहता है कि शायद ये चीज बार बार होती है। हर 100 सालों में ये कर्स टाउन पर कहर ढाता होगा और यहाँ के लोग बचने के लिए स्पाइरल शेप में घर बनाते होंगे। कीरी पूछती है कि इस बात का किसी किताब में कोई जिक्र क्यों नहीं है, जिस पर शुइची कहता है कि शायद इस कर्स से कोई जिंदा ही नहीं बचता होगा जो आने वाली पीढ़ी को इस बारे में कुछ बता सके। अब शुइची को आसमान में स्पाइरल नजर आता है। किसी ने डेड बॉडीज को जलाया होगा। अब इसका धुआं हमेशा की तरह तालाब में जाने लगता है और इसी तरह ये लोग धुएं का पीछा करते हुए तालाब की तरफ जाने लगते हैं। ये लोग फिर से एक टूटे हुए घर से गुजरते हैं, लेकिन ची के निकलने से पहले ही वो लोग उस घर को सील कर देते हैं और ची अंदर ही रह जाती है और सभी लोग चिल्लाते हैं स्पाइरल पूरा हुआ, मतलब उन्होंने सारे घरों को आपस में जोड़ दिया था। इसके बाद कीरी और शुइची को घरों के अंदर कुछ लुढ़कने की आवाज आती है, जैसे सारे लोग लुढ़कते हुए स्पाइरल के बीचों
बीच चले गए हों। शुइची जब गेट खोल कर देखता है तो घरों के अंदर कोई भी नहीं था। ये दोनों भी अब घरों के अंदर चलने लगते हैं और उस तालाब के अंदर पहुंच जाते हैं जो कि अब सूख चुका था और वहाँ पर एक कुएं में जाने का रास्ता बना हुआ था। सभी लोग इस कुएं के अंदर चले गए होंगे। कीरी अपने मॉम डैड को ढूंढने उसमें जाने लगती है, लेकिन शुइची उसका हाथ पकड़कर उसे कहता है कि वो साथ में जाएंगे। दोनों अब सीढ़ियों से नीचे उतरने लगते हैं। रास्ते में उन्हें एक आदमी की लाश मिलती है जो कि असल में जिंदा था। वो कीरी का पैर पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे भी नीचे ले चलो, नीचे जरूर कुछ कमाल का है। शुइची उसे दूर करने की कोशिश करता है तो वो आदमी शुइची से लिपट कर उसे भी अपने साथ नीचे गिरा लेता है। अब कीरी भी जल्दी जल्दी नीचे उतरने लगती है। आखिर में उसे एक स्पाइरल शेप की बिल्डिंग नजर आती है जिस पर से वो फिसल कर नीचे गिर जाती है, लेकिन उसे चोट नहीं आती। ये एक खंडर नुमा जगह थी जिसमें सब कुछ स्पाइरल शेप का था और इसका फ्लोर लोगों की लाशों से बना था जो कि उसी टाउन के लोग थे। वो सब लोग अब स्पाइरल बन चुके थे। कीरी अब शुइची को ढूंढने लगती है और देखती है कि ये लाशें अब खंडर में मिलने के लिए पत्थर की बनती जा रही थीं। यहीं पर उसे अपने मॉम डैड भी मिलते हैं जो कि पूरी तरह से पत्थर बन गए थे। कीरी उन्हें देख कर रोने लगती है और फिर उसे शुइची भी मिल जाता है। वो कीरी से कहता है कि इस खंडर को देखो, यही उस कर्ज के पीछे का सच है। ऐसा लगता है कि ये खंडर जिंदा है और इसकी अपनी एक सोच है। हर 100 सालों में इसे भूख लगती होगी और ये अपने ऊपर रहने वाले लोगों को नीचे खींच लेता है। कीरी पूछती है कि अगर ये सच है तो अब हमारे साथ क्या होगा। शुइची कहता है कि वो उजुमाकी कर्ज से और नहीं लड़ सकता, लेकिन कीरी चाहे तो यहाँ से भागने का ट्राई कर सकती है। शुइची का दिल कहता है कि अब इस कर्ज का साइकिल खत्म होने वाला है। कीरी बोलती है कि अब उसमें भी इस कर्ज से लड़ने की ताकत नहीं बची है और वो यहीं पर शुइची के साथ रहना चाहती है। वो दोनों अब एक दूसरे से लिपट कर गले लग जाते हैं और यहीं पर उनकी मौत हो जाती है। वो स्पाइरल शेप की बिल्डिंग अब ऊपर जाती है और उस कुएं के मुंह को सील कर देती है जिससे वहाँ वापिस एक तालाब बन जाएगा और इसी तरह इस टाउन पर लगा कर्ज खत्म हो जाता है और ये कहानी भी। और इसी के साथ उजुमाकी यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, आपको उजुमाकी कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।